हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का, जो कि MAPC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट मॉड्यूल है, उसका हम ऑलरेडी ब्लॉक 1 का यूनिट 1 की हमने फर्स्ट वीडियो हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसलर, जो काउंसलर होता है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये इस बारे में क्या है कि डिपेंड करता है। हर जो है कंट्री टू कंट्री ये डिफरेंट होता है। जैसे हमारे इंडिया में अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं वो अलग है। तो उन्होंने यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर काउंसलर्स आर ऑफन वेरी डिटेल इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड वेरी बाय स्टेट एंड स्पेशलिटी। जो स्टेट में हमारे यहाँ पर और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत डिफरेंट है। बट मास्टर्स डिग्री यूजुअली इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम ए लाइसेंस। सबसे पहले जब कोई आदमी कोई भी काउंसलर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, मास्टर डिग्री जो है यानी MA इन काउंसलिंग साइकोलॉजी वो मस्ट होती है। एंड प्रोस्पेक्टिव काउंसलर शुड चेक विद स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब आगे जो लोग बनना चाहते हैं, जो काउंसलर बनना चाहते हैं, फिर ये आफ्टर जो है गेटिंग द डिग्री ऑफ मास्टर्स, उसके बाद वो देखें कि उनको आगे क्या करना है, हमारे यहाँ पे करना है, इंडिया में करना है, अब्रॉड में करना है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में करना है। फिर उसमें भी अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप किस प्रोविंस में अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से होता है। सिमिलरली इंडिया में होता है कि आप कहाँ पे काउंसलर बनना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स वेरी विद द ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी एंड स्टेट का जो लाइसेंस होता है एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मास्टर डिग्री होती है यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी लाइसेंस और सर्टिफाइड एज ए, सबसे पहले जो है मास्टर डिग्री ही जरूरत होती है। एंड काउंसलर एजुकेशन प्रोग्राम इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ओपन और फाउंड इन डिपार्टमेंट्स एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, ह्यूमन सर्विस, इन सब के बारे में उन्होंने कहा है। और फील्ड ऑफ स्टडी में इंक्लूड कॉलेज स्टूडेंट अफेयर्स है। इसी टाइप से उनका कि एलिमेंट्री स्कूल होता है, काउंसलिंग में एजुकेशन है, डिफरेंट इन्होंने एरियाज दे रखे हैं कि यहाँ पे हम इसको जब करते हैं। ये कोर्सेज फ्रिक्वेंटली आर ग्रुप्ड इनटू कोर एरियाज है, इंक्लूडिंग ह्यूमन ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। आगे इन्होंने फिर वही कोर एरियाज के बारे में बात कर रखी है। तो यहाँ से मेनली क्या कि जो प्रोसेसेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास, सबसे पहले जो है मास्टर्स डिग्री इन काउंसलिंग साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। अब कि इनमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनमें एबिलिटी टू एक्सप्लेन द माइक्रो, जो काउंसलर होता है उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि माइक्रो स्किल्स की, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उनको कैसे एक्सप्लेन करने की। डेमोस्ट्रेट द स्किल्स इन्वॉल्व इन द कमेंसिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, जो स्किल चाहिए होती हैं काउंसलिंग को स्टार्ट करने के लिए उनकी मालूम होनी चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इवेल्यूशन ऑफ द नॉन वर्बल रेस्पॉन्सेज, जो एक तो वर्बल जो हम बात करते हैं, एक जो नॉन वर्बल होते हैं क्लूज के थ्रू, उनको भी उसको देखना चाहिए और जिनमें रेस्पॉन्स हमारे को बहुत कम मिलते हैं। डेमोस्ट्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ द कंटेंट फीलिंग, जो फीलिंग क्या चल रही है, कंटेंट क्या है। डेमोस्ट्रेट द एप्रोप्रिएट ऑफ बोथ कंटेंट एंड फीलिंग, दोनों के बारे में होना चाहिए कि जो काउंसलिंग प्रोसेस चलता है वो किस बारे में है, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और उसमें जो क्लाइंट है उसकी फीलिंग प्रोसेस क्या है, फीलिंग क्या है, वो क्या फील कर रहा है। और डेवलप डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक्स और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चनिंग करने की टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए। अंडरस्टैंड रिस्क इन्वॉल्व, क्या रिस्क क्या होते हैं। कई बार जो होता है, जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया था, जो काउंसलर के साथ जब वो काउंसलिंग कर रहा होता है क्लाइंट के साथ काउंसलर, तो कई बार क्या होता है जो क्लाइंट होता है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में उसको रखना चाहिए काउंसलर को। शो हाउ टू यूज़ वेरियस, जो माइक्रो स्किल को यूज़ करता है, समराइज करने की उसको होनी चाहिए स्किल्स, जो पूरी बात सुनने की उसको समराइज कर सके, कन्फ्रंट कर सके जहाँ पे उसको लगता है एंड में कि ये गलत बोल रहा है, तो उसको कन्फ्रंट करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। रिफ्रेम, जो उसने बोला है सब चीज़ को अगेन डिफरेंट तरीके से उसको रिफ्रेम करने की भी उसको स्किल होनी चाहिए। डेमोस्ट्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ, अपने को जो खुद के जो बिलीफ होते हैं उनको भी जो है जो ऐसे बिलीफ को साइड में रखना चाहिए। एंड शो मेथड ऑफ चैलेंजिंग दैम इंक्लूडिंग, कैसे नॉर्मलाइज तरीके से उनसे बात कीजिए क्लाइंट के साथ। अपने खुद के जो सेल्फ बिलीफ होते हैं उनको अलग रखना चाहिए। एंड हाउ काउंसलिंग क्लाइंट कैन इम्प्रूव देयर साइकोलॉजिकल वेलबींग थ्रू मेकिंग चॉइसेस, कैसे जो उसको जो काउंसलर को क्या चाहिए, कैसे वो क्लाइंट को जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसको इम्प्रूव कर सके, कैसे उस टाइप की उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसको चॉइस होनी चाहिए उसके सामने कि कैसे उन सब चीज़ों के सामने उसको नॉलेज है उनमें से किस चीज़ की ज़रूरत है उसको अप्लाई कर सके। डेमोस्ट्रेट इफेक्टिव वेज ऑफ टर्मिनेट काउंसलिंग, कैसे जब
क्लाइंट जो होता है वो इन्हांस कर लेता है, नॉर्मल बीइंग में आ जाता है, उसके जो साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है वो एकदम ठीक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इसके हिसाब से फिर बाद में लास्ट में क्या होता है, उसको ये मालूम होना चाहिए काउंसलर को कि कैसे काउंसलिंग को टर्मिनेट करना है, कैसे उसको जो है काउंसलिंग को ख़त्म करना है, जो जिस पर्पज से जो क्लाइंट आया था वो पूरा जब हो जाता है। तो एज फॉर द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ट्रेनिंग्स होते हैं तो उसमें दे हैव टू रिपोर्ट एज एन ऑन एन ऑब्जर्व काउंसलिंग सेशन। उनको सबसे पहले क्या होता है, जो काउंसलिंग सेशन होता है वो एक्चुअल में है या उसको रियल में है या उसको सिमुलेट किया गया है, उसके बारे में उसको रिपोर्ट करनी होती है जो उसके ऊपर होते हैं काउंसलर। आइडेंटिफाई द लर्निंग मेथड्स, जो उसके सामने होते हैं मेथड, ट्रेनिंग काउंसलर को उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से मेथड को यूज़ कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेट डिफिकल्टी डेट में अराइज व्हेन फर्स्ट लर्निंग एंड अप्लाइंग माइक्रो, उनको जो है सबसे पहले जब वो लर्न करता है उसको जितनी भी स्किल्स होती हैं उनको मालूम होनी चाहिए और कैसे उनको अप्लाई करना है उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई वाई ट्रेनिंग काउंसलर माइट बी अनविलिंग टू डिस्क्लोज पर्सनल, खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने नहीं लाना चाहिए। आइडेंटिफाई रिस्क, कौन कौन से रिस्क होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कई बार जो है क्लाइंट होता है काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है या जो भी है उसके पॉसिबल जितने भी रिस्क होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जो है ट्रेनिंग्स होते हैं। डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना आना चाहिए। वर्बल है नॉन वर्बल की जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट दे रहा है वो तो वर्बल है, इसके अलावा नॉन वर्बल है उसके बारे में भी उसको ऑब्जर्व करके मालूम करना चाहिए। आइडेंटिफाई द काउंसलर प्राइमरी, जो काउंसलर का जो प्राइमरी रोल क्या होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। शो हाउ टू यूज मिनिमल रेस्पॉन्सेज एज एन इंपॉर्टेंट मीन, कि अपने खुद को कम बोलना है, सामने वाले की जो लिसनिंग स्किल है उसके इंपॉर्टेंट मीन लिसनिंग, कि जब वो क्लाइंट बोल रहा होता है तो उसकी जो है लिसनिंग उस समय जो है काउंसलर को चाहिए उसकी लिसनिंग स्किल को अपना ध्यान में रखे और ज़्यादा जितना हो सके उतना कम उसको इंटरप्ट करे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल रेस्पॉन्स, अगेन वही चीज़ नॉन वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है उसके बारे में उसको जो ट्रेनिंग है उसको मालूम होना चाहिए। रिपोर्ट ऑन द डिस्कशन ऑफ माइनर प्रॉब्लम है उसके बारे में मालूम चाहिए। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ पैराफ्रेजिंग, जो सब कुछ उसने सुन लिया क्लाइंट के थ्रू तो उसको पैराफ्रेज करना, समराइज करना आना चाहिए। यूज़ ऑफ पैराफ्रेजिंग, अगेन वही पॉइंट है 13। डिफ्रेंशिएट कैथारसिस फ्रॉम कंफ्यूज थॉट्स एंड, उसको जो है ये जो क्लाइंट उससे अपनी बात रखता है सामने तो उसको कैथारसिस बोलते हैं कि कितना वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कितना जिसको बोलते हैं विस्फोट होना, एकदम से टूट के जो सामने आना। तो मालूम हो जाए कि जो वो बोल रहा है उनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि फीलिंग्स को, थॉट्स को कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक बोथ कंटेंट के, थॉट के बारे में और फीलिंग दोनों के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, उसकी जो बोल रहा है उसमें क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जर्व वेरिंग रेस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ क्लोज क्वेश्चन, जो है क्लोज क्वेश्चन होते हैं येस नो में जो होते हैं, ओपन क्वेश्चन है उनके बारे में उसको मालूम होना चाहिए किस टाइप के उसको रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। कंपेयर स्टूडेंट्स यूज ऑफ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन, अगेन वही पॉइंट है। स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई द मेन रिस्क, जो रिस्क जैसे ये पॉइंट भी पहले जा चुका है कि जो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं जब वो काउंसलिंग कर रहा है तो उन सब के बारे में भी, क्योंकि उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन क्लोज एंडेड होंगे, सिंपल होंगे, उतना ही क्या होता है रिस्क हमारे पास कम होते हैं। एंड लर्न टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग क्वेश्चंस बिगिनिंग वाई, हमेशा काउंसलिंग में क्वेश्चनिंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जितना हम क्वेश्चनिंग करते हैं उतना ही हमारे काउंसलिंग की डिफिकल्टी होती है, उसी के थ्रू ही सुनना चाहिए और जहाँ का क्वेश्चन की जरूरत होती है क्लोज एंडेड होने चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स में होना चाहिए। आइडेंटिफाई इन ऑब्जर्व कम्युनिकेशन रिटर्न और एप्लीकेशन डिफरेंट माइक्रो स्किल्स है वो भी बहुत यूजफुल होती हैं इसके अंदर। स्टूडेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल भी देने चाहिए। इट वुड अप्रोप्रिएट फॉर द काउंसलर टू यूज कन्फ्रंटेशन, जहाँ पर जरूरत होती है उसको कन्फ्रंट करना चाहिए। लिस्ट द चीफ एलिमेंट्स ऑफ द गुड कन्फ्रंटेशन, कि जब हम कन्फ्रंट करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है मेन, उसके बारे में जो ट्रेनिंग है उसको पता होना चाहिए। स्टूडेंट शुड शो हाउ रिफ्रेमिंग कैन बी यूज, जब वो अगर जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को फिर से बताने की जरूरत पड़ती है तो उसको रिफ्रेम करना आना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट डेवलप ए मेथड फॉर आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने खुद के जो बिलीफ होते हैं उनकी मालूम होनी चाहिए कि जहाँ पे वो उनके साथ बात कर रहा है क्लाइंट से तो खुद के जो बिलीफ सिस्टम है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको सामने नहीं लाना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय नॉर्मलाइजिंग इन ए केस स्टडी करता है तो कैसे हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं क्लाइंट को, उसके बारे में उसको जब हम किसी को नॉर्मल करते हैं उस प्रोसेस में हमें कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिटरमिन ऑप्शनल रेस्पॉन्सेज टू डिफरेंट डायलेमास एंड इवैल्यूएट दोज ऑप्शनल रेस्पॉन्सेज को, डिफरेंट तरह के जो उसके ऑप्शंस होते हैं उनको भी जो है ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है, और अगर हमें ये रेस्पॉन्स आता है
है तो हमें किस टाइप के जो चाह रहे हैं वो रेस्पॉन्स ना मिलके इसके ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इस टाइप का भी हमारे को क्लाइंट से जो है रेस्पॉन्स मिल सकता है। एंड स्टूडेंट शुड डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्लेन हाउ द सर्कल ऑफ अवेयरनेस कैन बी अप्लाइड। किस टाइप से हम सर्कल अवेयरनेस कैन बी अप्लाइड टू असिस्ट ए, हमें अवेयर होना पड़ता है और कैसे जो है अवेयर होकर ही हम उसको असिस्ट कर सकते हैं इन द केस स्टडी के केस में। एक्सप्लेन वाई साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज इज मेड, कैसे हमारी जो है हाउ ए काउंसलर माइट हेल्प ए क्लाइंट टू ओवरकम साइकोलॉजिकल, कैसे हमारी स्किल्स होनी चाहिए, कैसे जो क्लाइंट है एक वो उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट से वो निकल रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वो फेस कर रहा है, तो उसको हम कैसे उस ब्लॉकेज को जो उसके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हर्डल्स आ रही हैं, जो कॉन्स्टेंट है, हमें उनको ठीक करना आना चाहिए, उसको हटाना आना चाहिए। एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द काउंसलर वुड टेक ए क्लाइंट टू रीच ए, तभी हम क्या करते हैं उसके डिजायर्ड गोल पे हम पहुंच पाएंगे। केस स्टडी के केस में द स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इंटरडिपेंडेंसी इन ऑब्जर्व रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन व्हाई गुड टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं और जब हम क्लाइंट अपने बारे में बता रहा होता है तो उसको ये इतना होना चाहिए कि वो इसको क्लाइंट को बोले कि जब अभी आप ऐसा फील कर रहे हो, उस समय जब अच्छा टाइम आया था उस समय आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया था, वो जब आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा था उसमें अगर ये सिचुएशन आई थी तो आपने कैसे उसको गुड टाइम मैनेजमेंट के बारे में उसको बताना चाहिए। उसको इस चीज़ के बारे में जो स्टूडेंट है उसको मालूम होना चाहिए कि अगर इस टाइप का केस आता है तो हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। द स्टूडेंट शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग, अब स्टूडेंट को जब सारे का सारा क्लाइंट से उसकी बात हो गई है, हर चीज़ हो गई है, क्लियर हो गई है और उसके जो क्लाइंट है वो नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद उसको जो है कैसे जो काउंसलिंग होती है, क्योंकि काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। नहीं तो कई बार इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है क्लाइंट की और काउंसलर की कि वो क्लाइंट के लिए ये भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है उसको टर्मिनेट करना आना चाहिए, टर्मिनेटिंग द काउंसलिंग प्रोसेस and be able to compare the same and demonstrate dangers posed by the client। कई बार क्या होता है, ये भी वही पॉइंट है जो रिस्क जिसको बोलते हैं, रिस्क होते हैं, डेंजर्स होते हैं। कई बार हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं उस चीज़ को, जो क्लाइंट होता है वो अपने काउंसलर के साथ इतना अटैच हो जाता है कि वो टर्मिनेट करना नहीं जाता। तो इस टाइप के सब चीज़ों को ध्यान में ही इसको रखना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स विल गेन ए रेंज ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी टू अप्लाई काउंसलिंग। कहाँ पे वो काम कर सकते हैं, फैमिली सपोर्ट सर्विसेज हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आउटरीच सर्विसेज हैं, वुमेन हेल्थ सेंटर्स हैं, काउंसलिंग यंग पीपल एंड चिल्ड्रन। इसी टाइप से इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है अपनी स्किल्स को वो यूज़ कर सकते हैं इन्हीं सिचुएशंस में। देन कम टू लाइसेंसर, ये बहुत ही सिंपल है कि लाइसेंस का भी वही चीज़ है कि हम जब काम करते हैं, हम काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को किस चीज़ की किस टाइप के लाइसेंस, ये भी क्योंकि बहुत पुराने मॉड्यूल हैं ये। आज की डेट में जो गाइडलाइन काफ़ी चेंज हो गई, अगर आप RCI की गाइडलाइन उस पर देखेंगे वेबसाइट पर तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको काउंसलर बनने के लिए क्या चाहिए, आपको थेरेपिस्ट बनने के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, हर जगह वही है कि सबसे पहले आपको मास्टर्स डिग्री जो है वो मस्ट है। लाइसेंश्योर जो है रिक्वायरमेंट्स डिफर ग्रेटली बाय स्टेट में, स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। एंड सम स्टेट रिक्वायर स्कूल काउंसलर्स टू होल्ड ए स्कूल स्टेट। कई स्टेट ने क्या कर रखा है कि वो जो है स्टेट स्कूल सेटिंग और उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर हम इसके अलावा एटलीस्ट हम ग्रेजुएट कोर्स चाहिए होता है उनको, कहीं पे जो होता है क्या होता है कॉम्पिटिशन ऑफ जो है मास्टर डिग्री चाहिए होती है। सम स्टेट्स रिक्वायर स्कूल काउंसलर्स टू बी लाइसेंस। कई लोग क्या चाहते हैं कि जो स्कूल में जो काउंसलर होते हैं कि उनके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, डिपेंड अपॉन द स्कूल टू स्कूल, स्टेट टू स्टेट, है ना। तो बस बेसिकली क्या होता है इनके पास जो है मेन डिग्री होती है वो क्या होती है ग्रेजुएट होनी चाहिए, उनके पास मास्टर डिग्री जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो है काउंसलर जो होता है वर्किंग सर्टेन सेटिंग और पर्टिकुलर स्पेशलिटी में फेस डिफरेंट लाइसेंशियर रिक्वायरमेंट। अब अगर कैरियर काउंसलर है तो वो प्राइवेट सेक्टर में तभी काम करेगा जब उसके पास क्या होगा, लाइसेंस होगा। बट काउंसलर जो होता है वर्किंग फॉर ए कॉलेज कैरियर, उसको शायद जरूरत नहीं, अगर जिसने कोई है MA काउंसलिंग साइकोलॉजी का रखे, ठीक है, अगर वो स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो शायद उसको लाइसेंस की जरूरत ना पड़े क्योंकि ऑलरेडी ही और शी इज हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, है ना, इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। बट अगर वो कहीं अगर अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, उस केस में आपको क्या है RCI का सर्टिफिकेट दैट इज़ मैंडेटरी, आपके पास कोई ना कोई उससे रिलेटेड जो है आजकल की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही जो है अपने उसको लाइसेंस को लेकर तभी उसको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन्होंने ये क्या कहा, इस टाइप से इन्होंने सारा का सारा वही रखा। इन इंडिया RCI जो है सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं इसको लाइसेंस को। और ICAR जो ये सारा उन्होंने लाइसेंस RCI के बारे में देखे वो कब जो है
कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब आगे के कैसे एनेक्टमेंट हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में है। RCE ट्रेन मास्टर ट्रेनर्स, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल फॉर क्रिएटिंग बेटर सर्विस डिलीवरी फैसिलिटीज़ फॉर द पर्सनस विद डिसेबिलिटी। तो इन्होंने क्या है कि इस टाइप का पूरा जो सर्विसेज देते हैं उसके बारे में लिखा है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, ये सारा उसी के बारे में, RCE के बारे में। और उन्होंने क्या कहा है कि इसके अलावा ये जो पॉइंट है कि नो पर्सन अदर देन दी rehabilitation professional personnel who possess a recognized rehabilitation qualification is enrolled on this जो है जो RCE का इन्होंने देखा कि सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर में उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। उनके पास सिर्फ यही कर सकते हैं ये वही जिनके पास नो पर्सन अदर देन द रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, शेल होल्ड ऑफिस एज रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल और एनी सच ऑफिस, ये तो ये गवर्नमेंट का और एनी अदर इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द लोकल और अदर अथॉरिटी। ऑफिशियल प्रैक्टिस एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल एनीवेयर इन इंडिया, जिसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। शेल बी एंटाइटल्ड टू साइन और ऑथेंटिकेट एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ टू बी साइन। हालांकि ये मॉडल थोड़ा ओल्ड है, इस समय शायद गाइडलाइन और भी ज़्यादा चेंज हो गई है। शेल बी एंटाइटल्ड टू गिव एनी एविडेंस इन एनी कोर्ट सेक्शन, ये इस टाइप का आपको ये थोड़े पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। हैंडीकैप के लिए इन्होंने लिखा हुआ है RCE is responsible for development and standardization of training courses in the field of disability, rehabilitation and special education, and to update and upgrade the knowledge and skills of professionals working in different areas of disability। तो सारे इन्होंने RCE के बारे में देखिए कैसे RCE का सर्टिफिकेट है, RCE कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, when RCE came into existence, इन सब के बारे में। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या अदर क्वालिफिकेशन कौन सी होती हैं कि शुड हैव जो है, जो काउंसलर होता है शुड हैव जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प अदर, जिसके अंदर हेल्प करने की जो इंटेंशन होगी, विलिंगनेस होगी, वही तो किसी की हेल्प कर पाएगा ना। एंड शुड बी एबल टू इंस्पायर रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उसमें सामने वाले को जो है वो रिस्पेक्ट देना जानता हो, ट्रस्ट बनाना जानता हो, कॉन्फिडेंस में लेना जानता हो, ठीक है। यानी कोड ऑफ एथिक्स का भी हमारे को ध्यान रखना है। तो काउंसलर मस्ट पोजेस हाई फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी टू हैंडल द प्रॉब्लम दे एड्रेस। तो ये सब चीज़ें के अदर क्वालिफिकेशन में आ जाती हैं। देन सर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट, इसमें क्या है, एडवांस कंट्रीज़ के बारे में है। हमारी कंट्री में वही सब चीज़ें हैं कि हमारे किस किस तरह की हमारे को सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जैसे उन्होंने कहा है इन एडवांस कंट्री सम काउंसलर इलेक्ट टू बी सर्टिफाइड बाय द नेशनल बोर्ड फॉर सर्टिफाइड काउंसलर। आप कहीं पे भी जब एडवांस कंट्रीज़ की बात करते हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे को एक वहाँ पे हमने कितनी भी हमारे पास क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, जब हमने PhD भी कर रखी हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में, बट आज के हिसाब से जो है आपके पास वहाँ का भी सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जिस जगह पे आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ की एडवांस कंट्रीज़ में, आपको वहाँ का जो है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन लेना कोर्स ज़रूरी होता है। वो हार्डली आई थिंक 6 मंथ्स का ही होता है। हमारे इंडिया में गाइडलाइंस थोड़ी अलग हैं, तो उन्होंने इसी के बारे में कहा है कि कैसे कैसे जो है काउंसलर्स को किस किस चीज़ की, स्टेट से बात करते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो भी डिपेंड करता है, वो भी स्टेट टू स्टेट जो होता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो होता है स्टेट पे हर प्रोविंस के अपने अलग से रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से ही आप जो है अपनी काउंसलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन है काउंसलर एंड वैल्यूज़। ये क्या होता है कि कोई भी जो काउंसलर होता है वो क्या होता है, उसको अपनी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। काउंसलिंग करने से पहले उसको कुछ वैल्यूज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को उसको मेंटेन रखना है, जो क्लाइंट के साथ बात करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है डेट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ये भी क्या होती है, वैल्यू होती है। नॉन जजमेंटल होना चाहिए उसको, चाहे कोई भी आए उसके साथ बायस नहीं होना है, उसको जो अपनी ओर से कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। उसी के से सुनकर उसी को ही उसी के वर्ड्स में जो है उसी को इस लाइक बनाना है कि अपनी प्रॉब्लम में जितने स्टक है उसको बाहर निकालना है, उसी के नॉन जजमेंटल होकर। टॉलरेंट होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्लाइंट की, ताकि जो है क्लाइंट तभी तो कंफर्टेबल होगा जब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और कई बार ऐसी बातें बोलते को टॉलरेट करना चाहिए, है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट को जिस भी हालत में वो आता है। एम्पैथी होनी चाहिए, ये भी मेन वैल्यू है। एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसका कंसेंट लेना चाहिए। तो ये सब वैल्यूज़ होती है बेसिकली। जब आप इनको पढ़ेंगे आपको इन सब के बारे में मालूम हो जाएगा कैसे इफेक्टिव काउंसलिंग के अंदर क्या होता है। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, इम्प्लाइज दैट इन हैंड वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस हो गई, एक्सेप्टेंस होगी, रिस्पेक्ट होती है ना, और एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हमने भी बात की है कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई उसके अंदर। इसके अलावा जो है नॉन जजमेंटल होना चाहिए उसको, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं
बहुत ज़रूरी होती हैं। इफेक्टिव काउंसलर होल्ड एथिकल वैल्यूज़ दैट इफेक्टिव कम्युनिकेटर ऑफन डू नॉट हैव। सिर्फ इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर कुछ एथिकल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। जब वो काउंसलिंग करता है तभी उसकी काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये यूनिट भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।